Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Musha Yadav. This is our next video lesson from our developmental biology series in which we are discussing about the early developmental stages of Drosophila, which is very important topic in respect to our competitive exam like CSIR. सो यस ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के अंदर हमने अभी तक हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स को हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें मैटरनल इफेक्टर जीन्स हमने देखे कैसे वो एक मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं हमारे एग के अंदर, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, वो हमने देखा और किस तरीके से एक्सेस फॉर्मेशन होता है ड्रोसोफिला में. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द another type of gene, that is our zygotic gene or segmentation gene. What happened actually, we already discussed that ki after the fertilization we have zygote, and in case of Drosophila of course it is the insect, it belongs to the arthropoda class insecta. So जितने भी मेंबर होते हैं आर्थ्रोपोडा के, इनके अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. अगर आपने आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में कुछ जनरल फीचर पढ़े हैं तो आपको पता है आर्थ्रोपोडा हमारा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर हमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. एक्सटर्नल सेगमेंटेशन का मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम लोग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ड्रोसोफिला की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो बॉडी है उसको हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की फॉर्म में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है उसमें हमने क्या चीज देखी, देखो मैं रिकैप कर रही हूँ कि हमने क्या चीज अभी तक कवर कर लिया. हमने देखा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बना और क्लास इंसेक्टा के मेंबर में ऑफ कोर्स बहुत सारा यॉक एक्यूमुलेटेड होता है हमारी उस साइड में, इसीलिए इनके पास जो क्लीवेज भी होता है वो सुपरफिशियल क्लीवेज होता है. हम क्लीवेज के बाद हमने देखा कि क्लीवेज के बाद ऑफ कोर्स ब्लास्टुला बनता है एंड क्लीवेज के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा एम्ब्रॉय फॉर्मेशन. एम्ब्रॉय के बाद ऑफ कोर्स हमारा क्या बनेगा, लार्वा, और लार्वा के बाद बनेगा अडल्ट, है ना. ये सारी चीजें हमने पढ़नी है. अभी तक हमने देखा कि जायगोट के अंदर सुपरफिशियल क्लीवेज के बाद किस तरीके से क्लीवेज इनिशिएट होता है. क्लीवेज के बाद यहीं पर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एक्सिस फॉर्मेशन, और किस तरीके से एक्सिस डिसाइड होता है एम्ब्रॉय के अंदर कि आगे जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें कौन सा इंटीरियर एक्सिस कौन सा पोस्टीरियर एक्सिस बनेगा, राइट. एंड ये जो एक्सिस फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से इनिशिएट हो रही थी, मैटरनल इफेक्टर जीन की वजह से, जिनके बारे में हम लोग लास्ट 2 वीडियो लेसन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैटरनल इफेक्टर जीन नाम से पता चल रहा है उस साइट के अंदर ये एक्यूमुलेटेड रहते हैं, बट इनका एक्टिवेशन या कहे ट्रांसलेशन कब इनिशिएट होता है, जब हमारा जायगोट बनता है या कहें कि एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है. सो आफ्टर द मैटरनल इफेक्टर जीन एक्टिवेशन यहाँ पर हमारे पास जो एम्ब्रॉय बनेगा उस एम्ब्रॉय के अंदर एक मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट रहता है. अगर मैं आपको वापस से वही डायग्राम दिखाऊं जिसको हम लोग अपने लास्ट वीडियो लेसन में देख चुके हैं तो शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. देखिए हमने क्या कहा था कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ग्रेडियंट किनका होगा, मैटरनल इफेक्टर जीन का होगा, और यही मैटरनल इफेक्टर जीन डिसाइड करेंगे कि आगे जाके जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें एक्सेस कैसे बनेगा, कौन सा इंटीरियर बनेगा कौन सा पोस्टीरियर. अब ये जो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट है वो किन इफेक्टर जीन्स की वजह से बन रहा है, बीकोइड प्रोटीन, हंचबैक प्रोटीन, और पोस्टीरियर एक्सिस बनता है नैनोजन कॉर्डल. सो इस एम्ब्रॉय को जिसके अंदर एक मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट बना हुआ है, अब इस एम्ब्रॉय को हमें एक ऐसे एम्ब्रॉय में कन्वर्ट करना है जिसमें सेगमेंटेशन इनिशिएट हो जाती है ना. मैंने अभी कहा कि हमारा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके मेंबर के अंदर हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है. कैसी सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन है. सेगमेंटेशन का मतलब उसमें हेड सेगमेंट अलग होगा, थोरैक्स अलग होगा, एब्डोमेन अलग होगा, है ना. और इन्हीं के अंदर भी कुछ और पैरा सेगमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं. तो ये सेगमेंटेशन कब इनिशिएट होगी, एक्सेस फॉर्मेशन के बाद हमें जो एग मिला था उसमें अलग अलग ग्रेडियंट है, उसको हम मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट बोल रहे हैं. अब एक ऐसे एम्ब्रॉय से जिसके अंदर मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट है उसका ट्रांजिशन कराना एक ऐसे एम्ब्रॉय में जिसमें हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी. सेगमेंटेशन के अलग हेड सेगमेंट बन रहे हैं, अलग हमें थोरैक्स के सेगमेंट नजर आ रहे हैं, और हमारी एब्डोमेन के सेगमेंट अलग नजर आ रहे हैं. कुछ ऐसा एम्ब्रॉय बनना क्या है, ये सेगमेंटेशन का
इनिशिएशन है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला के एम्ब्रॉय में, है ना। और ये जो सेगमेंटेशन है कि किसकी वजह से इंड्यूस हो रही है, इन्हीं जायगोटिक जीन्स और सेगमेंटेशन जीन की वजह से, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो इतनी बातें हम श्योर आपको क्लियर है। सो जायगोटिक जीन और सेगमेंटेशन जीन बेसिकली कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो यूज करते हैं इस ग्रेडियंट को, यहां पर जो ग्रेडियंट बना हुआ है इस ग्रेडियंट को यूज करके, जो अर्ली क्लीवेज एम्ब्रॉय में हमारा ग्रेडियंट बना हुआ था उसी को यूज करके एम्ब्रॉय का ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, ट्रांजिशन कराएंगे या ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे एक ऐसे एम्ब्रॉय में जिसमें पीरियोडिक पैरासेगमेंटल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहूं, सेगमेंटेशन जीन के नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे एम्ब्रॉय के अंदर सेगमेंटेशन को इंड्यूस करेगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के मेंबर में हमने कहा था सेगमेंटेशन तो देखने को मिलती है, सो लार्वा के अंदर सेगमेंटेशन होगी। अब वो सेगमेंटेशन किसकी वजह से आ रही है, वो सेगमेंटेशन जीन की वजह से आ रही है। इन्हीं सेगमेंटेशन जीन का दूसरा नाम होता है जायगोटिक जीन। ऐसा क्यों, क्योंकि सेगमेंटेशन जीन को जायगोटिक जीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जायगोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका एक्टिवेशन टोटली डिपेंड करता है मैटरनल इफेक्टर जीन के ऊपर। जब मैटरनल इफेक्टर जीन की वजह से एक अलग सा ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसे मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट कह रहे हैं, उस ग्रेडियंट की वजह से ही इन जायगोटिक जीन का इनिशिएशन होगा। तभी हमने डेफिनेशन में कहा कि ये हमारे अर्ली क्लीवेज एम्ब्रॉय के ग्रेडियंट को यूज करके एम्ब्रॉय का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं एक सिंपल मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट वाले एम्ब्रॉय से पीरियोडिक पैरासेगमेंटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, वो स्ट्रक्चर समहाउ आपको कुछ ऐसी दिखेगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि अलग अलग से सेगमेंट बने हुए हैं। सो हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ ग्रेडियंट देखने को मिल रहा था, एक ऐसी स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन कराना है जिसमें प्रॉपर हमें सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसमें आप क्लियरली देख भी पा रहे हो, ये हेड सेगमेंट है। ग्रीन कलर में आपको थोरिक्स नजर आ रहा है। इसमें ग्रीन के अलग अलग शेड है क्योंकि थोरिक्स रीजन के अंदर भी 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं और जो पोस्टीरियर रीजन है ये आपका एब्डोमेन है। सो इन टोटल सेगमेंटेशन जीन की वजह से 14 सेगमेंट बनते हैं हमारे एम्ब्रॉय में। उस 14 सेगमेंट में कुछ सेगमेंट हमारे हेड के होंगे, 3 सेगमेंट थोरिक्स रीजन में होंगे और अप्रोक्सीमेट 8 to 9 सेगमेंट हमारे एब्डोमेन रीजन के होते हैं। ओवरऑल मिला के ये हमारे 14 सेगमेंट्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन कौन करता है, सेगमेंटेशन जीन और जायगोटिक जीन करता है। अब ये जो जायगोटिक जीन्स है, ये 3 तरीके के जायगोटिक जीन है जिनका एक्सप्रेशन हमें एम्ब्रॉय के अंदर देखने को मिल रहा है। कौन कौन से हैं, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। बट ऑफ कोर्स इनका जो एक्टिवेशन है वो बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में होता है। मैटरनल इफेक्टर जीन के ग्रेडियंट की वजह से सबसे पहले जो जीन एक्टिवेट होगा वो होगा हमारा गैप जीन्स। गैप जीन्स के जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे उन बाय प्रोडक्ट की वजह से पेयर रूल जीन का एक्टिवेशन होता है और पेयर रूल जीन्स के बाय प्रोडक्ट की वजह से सेगमेंट पोलैरिटी जीन का एक्टिवेशन होता है। इन द लास्ट 3 हमारी ये जो 3 जीन्स है, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स और सेगमेंट पोलैरिटी जीन, जिनको हम जायगोटिक जीन्स और सेगमेंटेशन जीन्स कह रहे हैं, इनके कंप्लीशन के बाद इनके जो प्रोटीन्स आ जाएंगे, इनका एक्सप्रेशन हो जाएगा तो ऑफ कोर्स सेगमेंटेशन जीन है, मतलब हमारा जो लार्वा है वो टोटली सेगमेंटेड हो चुका होगा। लेकिन हर एक सेगमेंट को आइडेंटिटी कौन प्रोवाइड करता है, होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स। इसीलिए गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो फिर हमारे होम्योटिक सिलेक्टर जीन का एक्टिवेशन कराते हैं। होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेगमेंटेशन जीन्स की। सो ऑफ कोर्स आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेगमेंटेशन जीन सेगमेंटेशन कराता है किसमें, एम्ब्रॉय में। अभी तक एक्सेस फॉर्मेशन आपने देखा था, एक्सेस फॉर्मेशन के टाइम तक सिर्फ एक ग्रेडियंट हमें देखने को मिल रहा है मॉर्फोजन का, उसके अलावा हमें कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है तो ऑफ कोर्स इसमें सेगमेंटेशन तो करानी पड़ेगी। अब वो जो सेगमेंटेशन है उसके लिए सेगमेंटेशन जीन या जायगोटिक जीन का एक्टिवेशन होता है जिसमें अलग अलग ग्रुप ऑफ जीन्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेनली 3 तरीके के सेगमेंटेशन जीन है जो आपको ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं। आज हम स्पेसिफिकली गैप जीन्स की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। सो ट्रांजिशन फ्रॉम स्पेसिफिकेशन टू डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला इज मीडिएटेड बाय द सेगमेंटेशन जीन। अच्छा, इस लाइन से एक चीज और यहां से क्लियर करते हैं। देखिए, आपको पता है कि जायगोट है, जायगोट हमारा एक ऐसा सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल है।
टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स मतलब एक ऐसी स्टेम सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। आपको पता है जायगोट से ही हम सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होते हैं, उसी के अंदर फर्दर क्लीवेज होता है, ब्लास्टोला बनता है, गैस्ट्रोला बनता है, गैस्ट्रोला के बाद अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा बनेगा, और डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो हमारा सीधा अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं जायगोट हमारा टोटिपोटेंट सेल होता है। अब जायगोट के अंदर क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज के बाद आपको पता है मल्टी स्टेज हमारे पास आती हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, 16 सेल स्टेज आएगी, है ना, बहुत सारी सेल्स आपके बने। तो ये जो सेल स्टेज होती है जिसमें मान लीजिए हमारा 4 सेल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेल्स है ये सारी सेल्स हमारी क्या है, मल्टीपोटेंट है। इन ब्लास्टोमियर को हम कह सकते हैं ये मल्टीपोटेंट है, एक एक ब्लास्टोमियर मल्टीपल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे क्लीवेज इंड्यूस होता है, क्लीवेज हमारा आगे बढ़ता जाता है, क्लीवेज के बाद आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे मोरुला बनेगा, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनेगा। तो हमारी जो सेल्स है जिनके पास पोटेंशी थी वो पोटेंशी इनकी अब कमिटमेंट की तरफ मूव करने लगती है, यानी कि अप टू द स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला फॉर्मेशन हमारी सेल के पास अपना एक फेट डिसाइड हो जाता है कि उन्हें फ्यूचर में जाके कौन सा ऑर्गन, कौन सा टिश्यू बनाना होता है ना। तो हम कहते हैं कि जायगोट के अंदर, ड्रोसोफिला के जायगोट के अंदर स्पेसिफिकेशन को भी इंड्यूस कराता है हमारा सेगमेंटेशन जीन। ये ना केवल हमारे जायगोट के अंदर, नॉट जायगोट एक्चुअली एम्ब्रॉय, ठीक है, एम्ब्रॉय के अंदर सेगमेंट की फॉर्मेशन कराएगा, बल्कि उसमें स्पेसिफिकेशन को डिटर्मिनेशन तक की प्रोसेस तक लेके जाना भी कौन कराता है, हमारा सेगमेंटेशन जीन, ठीक है। जैसे इस चीज को और भी ऐसे समझिए कि कोई भी सेल होती है, सेल का फेट डिसाइड होता है कि उसको फ्यूचर में जाके कौन सा ऑर्गन या टिश्यू बनाना है। अब ये जो सेल फेट कमिटमेंट है ना, इस सेल फेट कमिटमेंट के 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसमें सेल स्पेसिफाइड होती है, उसका स्टेप है स्पेसिफिकेशन। दूसरा स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं सेल डिटरमाइंड हो गई है, डिटर्मिनेशन, ठीक है। सो हमारे पास 2 स्टेप के अंदर सेल का फेट कमिटमेंट होता है। पहला कि सेल स्पेसिफाई हो रही है, स्पेसिफिकेशन एक ऐसा सेल कमिटमेंट होता है जो रिवर्सिबल है, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं। इस कंडीशन पर अगर कोई सेल का फेट स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज पर है तो वो फ्लेक्सिबल है, वो रिवर्सिबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें उसका कमिटमेंट टोटली एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि मान लो अगर मुझे उसका फेट चेंज करना है, ये मेरी कोई सेल है, ठीक है, ये मेरा कोई ब्लास्टोमियर मैं मान के चल रही हूँ अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस के ऊपर, इसका मान लीजिए स्पेसिफिकेशन हो गया है इसके सेल फेट का, लेकिन मुझे इसका फेट चेंज करना है। इसका मान लीजिए सेल फेट क्या डिसाइड हुआ है कि इसको आगे जाके नर्व सेल बनानी है, ठीक है, नर्व सेल बनानी है, लेकिन मुझे इसका स्पेसिफिकेशन चेंज करना है। तो इसके सराउंडिंग में कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर प्रेजेंट है, कौन से पैराक्राइन एंडोक्राइन फैक्टर प्रेजेंट है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि नर्व सेल बनेगी, लिवर सेल बनेगी, ब्लड सेल बनेगी, है ना। तो मान लीजिए इसका फेट स्पेसिफाई हो गया है कि इसको नर्व सेल बनानी है, लेकिन मुझे इसका फेट चेंज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके विसिनिटी में एक ऐसी सेल लेके आऊंगी जो कुछ ऐसे फैक्टर को रिलीज करेगी जो इसका स्पेसिफिकेशन नर्व सेल से क्या बना देगी, लिवर सेल बना देगी। तो ऐसा जो फेट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, लूज कमिटमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ गई जब हमारी सेल का फेट कमिटेड हो गया है, डिटरमाइंड हो गया है कि अब इसके बाद ये नर्व सेल ही बनेगी, चाहे आप कितने ही टाइप के फैक्टर्स क्यों ना ले आओ, कितने ही टाइप के अलग अलग सिग्नल्स या रिस्पॉन्सेस क्यों ना आए नेबरिंग सेल से, इसका फेट चेंज नहीं होगा। तो वो स्टेज होती है डिटर्मिनेशन। तो एम्ब्रॉय का अर्ली स्टेज पर हमारा एम्ब्रॉय कैसा था, टोटिपोटेंट से मल्टीपोटेंट आया, मल्टीपोटेंट से हमारी सेल्स के पास और भी पोटेंसी आती है ना, प्लूरीपोटेंट सेल बनी। सो ये जो पोटेंसी है, इस पोटेंसी को स्पेसिफिकेशन तक, कमिटमेंट तक लेके जाना भी सेगमेंटेशन जीन का ही काम होता है ना। आपको पता है जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें पोटेंसी नहीं होती, हर एक सेल अपने टिश्यू ऑर्गन से स्पेसिफाइड होती है, लेकिन इसी स्पेसिफिकेशन को कौन ब्रोड करता है, इसी को हमारे सेगमेंटेशन जीन की वजह से ही
इसका इनिशिएशन होता है, राइट। सो हमने दो चीजें पढ़ी कि जायगोटिक जीन और सेगमेंटेशन जीन का मेनली दो फंक्शन होता है। पहला, ट्रांजिशन कराना स्पेसिफिकेशन से डिटर्मिनेशन तक ड्रोसोफिला के अंदर। दूसरा, सेगमेंट की फॉर्मेशन कराना ड्रोसोफिला के अर्ली एम्ब्रॉय में। सो हमारे पास इसके लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन 3 जीन का काम क्या है? एम्ब्रॉय को रिपीटिंग सीरीज ऑफ सेगमेंटल प्राइमोर्डिया के अंदर चेंज कराना, जो आपको इस इमेज के अंदर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो हमने 3 जीन्स की बात करी और हमने कहा कि इनमें सेगमेंटेशन जीन का काम क्या है? सेगमेंट बनाएगा। तो पहला जो जीन होता है गैप जीन्स, वो बेसिकली क्या करता है? इन्हीं सेगमेंट की फॉर्मेशन कराता है, जो मैंने अभी आपको कहा कि हेड की फॉर्मेशन कराएगा, थोरेक्स की फॉर्मेशन कराएगा और एब्डोमेन की फॉर्मेशन कराएगा, राइट। फिर इन्हीं सेगमेंट के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरा सेगमेंट। बेसिकली पैरा सेगमेंट्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स के अंदर ही जो मेसोडर्मल और एंडोडर्मल ग्रूव्स बने हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। पैरा सेगमेंट की अपनी एक पोलैरिटी होती है, उसका भी अपना एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट मेरा क्या है? ये सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट की भी तो अपनी एक पोलैरिटी है। इस सेगमेंट का एंटीरियर एक्सिस ये है, इस सेगमेंट का पोस्टीरियर एक्सिस ये वाला है ना। तो उस सेगमेंट की पोलैरिटी को मेंटेन करके रखना किसका काम है? सेगमेंट पोलैरिटी जीन का। देखो दोबारा से मैं इसको बताती हूँ। हमारे एम्ब्रॉय के अंदर सेगमेंटेशन इंड्यूस करेगा सबसे पहला जीन गैप जीन्स। उस सेगमेंट के अंदर पैरा सेगमेंट की फॉर्मेशन कराएंगे पेयर रूल जीन्स, और उन पैरा सेगमेंट की पोलैरिटी डिसाइड कौन कराएगा? सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। पोलैरिटी के बाद हर एक सेगमेंट को अपनी आइडेंटिटी कौन प्रोवाइड करेगा? होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स। सो ओवरऑल आई एम श्योर आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सेगमेंटेशन जीन्स या होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स कैसे काम करने वाले हैं ना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे पास जो गैप जीन्स है उनके बारे में, ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग गैप जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास मेजरली 5 टाइप के गैप जीन्स होते हैं: हंचबैक, जियांट, क्रूपर, रिप और टेलिनेस, ठीक है। कैसे इनका एक्सप्रेशन होगा, इनका ग्रेडियंट कैसे बनेगा, या इनका एक्टिवेशन कितना होगा, कितना रिप्रेस मैनर में होगा, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? मैटरनल इफेक्टर जीन्स के ऊपर। मैटरनल इफेक्टर जीन्स जिसके लिए हमने पढ़ा था बीकोइड, हंचबैक जो एंटीरियर एक्सिस में होते हैं, नैनोस्कोडल जो पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन कराते हैं, उनका ग्रेडियंट भी हमें पोस्टीरियर एक्सिस में देखने को मिलता है। इन्हीं के ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है कि इनका एक्सप्रेशन और रिप्रेशन कैसा होगा, है ना। जैसे बीकोइड और हंचबैक एंटीरियर एक्सिस में प्रेजेंट है, तो ये एंटीरियर गैप जीन्स को इनिशिएट करेंगे। अब एंटीरियर गैप जीन्स कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एंटीरियर गैप जीन्स की कैटेगरी में हमारा आता है सबसे पहला तो हंचबैक। देखो हंचबैक एक मैटरनल इफेक्टर जीन भी है और एक जायगोटिक जीन भी है। सो इसके लिए आप बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना, बट हाँ इनका ग्रेडियंट दोनों का ही कहाँ रहता है? एंटीरियर एक्सिस पर रहता है। दूसरा हमारा जो एंटीरियर गैप जीन है उसको हम कहेंगे जियांट जीन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास पोस्टीरियर गैप जीन्स भी होते हैं। ये मैं गैप जीन्स बता रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, ये हमारे गैप जीन्स हैं। अब जो बीकोइड हंचबैक है उनका ग्रेडियंट हमारे एंटीरियर गैप जीन को इनिशिएट कराता है, और नैनोस्कोडल क्योंकि पोस्टीरियर मैटरनल इफेक्टर जीन है तो ये पोस्टीरियर एक्सिस वाले गैप जीन का एक्टिवेशन कराएंगे। अब पोस्टीरियर गैप जीन कौन से है? पोस्टीरियर में हमारा आता है रिप, टेलिनेस और क्रूपल। वैसे क्रूपल हमारा बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ड्रोसोफिला के 4 to 6 सेगमेंट के अंदर क्रूपल प्रेजेंट होता है, बट हम इसको काउंट पोस्टीरियर गैप जीन में ही करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। बीकोइड हंचबैक की वजह से हंचबैक और जियांट का एक्सप्रेशन होगा, नैनोस्कोडल की वजह से रिप, टेलिनेस और क्रूपल का यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा। कैसे होगा वो हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सो गैप जीन बेसिकली करेंगे क्या? गैप जीन, अच्छा एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, गैप जीन का नाम गैप जीन इसीलिए पड़ा, हालांकि इनका काम तो मेनली होता है सेगमेंटेशन कराना, सेगमेंट की फॉर्मेशन कराना, ठीक है। रिपीटेड पीरियोडिक प्राइमोर्डिया की फॉर्मेशन कराना, सेगमेंट प्राइमोर्डिया की फॉर्मेशन कराना। लेकिन गैप जीन का नाम गैप जीन इसलिए पढ़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो कुछ म्यूटेशन को हमने देख के इनको ऑब्जर्व किया था। गैप जीन की वजह से जब गैप जीन में म्यूटेशन होती है, चाहे
हंचबैक हो, जियांट हो, क्रूपल हो, नृप या टेलिनेस, इनमें से किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उनकी वजह से हमारा जो लार्वा बनेगा या हम कह सकते हैं हमारा जो एम्ब्रॉय है उसके अंदर हमें कुछ गैप मिले, यानी कि सेगमेंट के बीच में गैप मिले, और उन गैप की वजह से हमने इनका नाम रख दिया कि ऐसे जीन जिनके अंदर म्यूटेशन की वजह से एम्ब्रॉय के अंदर हमें स्पेसिफिक टाइप का गैप देखने को मिला, उन्हीं को हमने गैप जीन कह दिया। ठीक है, सो इनका काम क्या होता है? ट्रांजिशन कराना फ्रॉम एन एम्ब्रॉय कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेडियंट, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था, एक ऐसा एम्ब्रॉय जिसमें मैटरनल इफेक्टर जीन का ग्रेडियंट बना हुआ है ना, टू एन एम्ब्रॉय विद अ डिस्टिंक्ट यूनिट इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ गैप जीन। इन शॉर्ट कह सकते हैं बिना सेगमेंट वाले एम्ब्रॉय का एक सेगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कराना किसका काम है? गैप जीन का। अब इनका एक्सप्रेशन देखिए, जिस तरीके से मैटरनल इफेक्टर जीन का अपना एक ग्रेडियंट होता है वैसे ही गैप जीन का भी अपना एक ग्रेडियंट होता है। कैसा ग्रेडियंट है? सबसे पहले हंचबैक की बात करते हैं। हंचबैक के लिए हमने कहा था ये कैसा गैप जीन है? एंटीरियर गैप जीन है हमारा। ठीक है, आई होप आप एजीजी से इसको समझ जाओगे। एंटीरियर गैप जीन है इसलिए ये एंटीरियर एक्सिस पर प्रेजेंट होगा। आप इसका ग्रेडियंट भी देख सकते हो, ग्रीन कलर में आपको इसका ग्रेडियंट दिख रहा है कि सबसे ज्यादा इसका ग्रेडियंट कहाँ है? एंटीरियर एक्सिस की तरफ, और एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जब हम मूव कर रहे होते हैं तो इसका ग्रेडियंट डिक्लाइन होता जा रहा है। जियांट जो अगेन एक एंटीरियर गैप जीन है हमारा, एंटीरियर गैप जीन है, इसलिए इसका एक्सप्रेशन भी आपको कहां देखने को मिल रहा है? हंचबैक के बिल्कुल साथ में। लेकिन जियांट के लिए आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जियांट का एक्सप्रेशन हंचबैक के एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, पहली चीज। लेकिन जियांट के एक्सप्रेशन के लिए दो एक्टिवेशन सेंटर काम करते हैं। एक एक्टिवेशन सेंटर जो एंटीरियर एक्सिस में प्रेजेंट है, दूसरा दूसरा एक्टिवेटिंग सेंटर इसका पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। सो इसका जो एंटीरियर एक्सिस में इसका एक्टिवेटिंग सेंटर प्रेजेंट है उसका इनिशिएट कराता है हंचबैक, लेकिन पोस्टीरियर रीजन के अंदर जो एक्टिवेटिंग सेंटर है जियांट के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉडल प्रोटीन। ठीक है, कॉडल प्रोटीन याद है ना, पोस्टीरियर एक्सिस में प्रेजेंट था। तो इसका एक्टिवेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो हंचबैक की वजह से, और हंचबैक की वजह से जो एक्टिवेशन होगा, जो ग्रेडियंट बनेगा वो एंटीरियर एक्सिस में बनेगा। दूसरा इसका एक्टिवेशन होगा पोस्टीरियर एक्सिस में, पोस्टीरियर एक्सिस में कॉडल प्रोटीन की वजह से, और जो ग्रेडियंट बनेगा वो पोस्टीरियर एक्सिस में ही बनेगा। फिर हमारे पास क्रूपल जीन है। क्रूपल जीन जो इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, यानी कि कहें कि सेंटर में प्रेजेंट है, ज्यादा एरिया इसने कवर कर रखा है। क्रूपल बेसिकली पोस्टीरियर गैप जीन्स में आता है। इसका ग्रेडियंट डिपेंड करता है हंचबैक और जियांट के ऊपर, नृप और टेलिनेस के ऊपर। इन शॉर्ट हम कहें, देखो ये सेंटर में प्रेजेंट है ना। अब एक बात देखिए आप, इन सबको अगर हम मिलाएं तो आपको दिख रहा होगा कि भाई मान लो यहाँ मेरा हंचबैक प्रेजेंट है, ये जियांट का हो गया, जियांट के बाद यहाँ मेरा क्रूपल प्रेजेंट होगा, यहाँ फिर मेरी एक लाइन बनेगी नृप की, ये नृप वाला रीजन हो गया है ना। नृप के बाद अगेन जियांट आ गया, फिर अगेन पीछे मेरा क्या आ गया? टेलिनेस आ गया है ना। तो एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की बाउंड्री भी डिसाइड करते हैं। सो क्रूपल का क्या एक्सप्रेशन होगा, क्रूपल कितने पोर्शन में एक्सप्रेस होगा, वो टोटली डिपेंड करता है एंटीरियर गैप जीन्स के ऊपर और पोस्टीरियर गैप जीन्स के ऊपर। एंटीरियर गैप जीन्स यानी कि एंटीरियर एक्सिस की तरफ इसकी बाउंड्री को डिसाइड करेगा हंचबैक और जियांट, और पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ क्रूपल की बाउंड्री को डिसाइड करेगा नृप और टेलिनेस। ठीक है, यानी कि जब तक नृप और टेलिनेस है इसको पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ बढ़ने नहीं देगा, और जब तक हमारे आगे हंचबैक प्रेजेंट है, हंचबैक क्रूपल को आगे नहीं आने देगा। व्हाट इफ अगर मान लीजिए एंटीरियर एक्सिस में हंचबैक का म्यूटेशन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है हंचबैक का अगर म्यूटेशन हो गया तो क्रूपल को बहुत सारी जगह मिल गई है ना। अब इसको जगह मिल गई तो ऑफकोर्स क्रूपल का एक्सप्रेशन किधर हो जाएगा? एंटीरियर एक्सिस की तरफ हो जाएगा, है ना। व्हाट इफ अगर हमारा नृप में या टेलिनेस में कोई म्यूटेशन आ गया, अगर इन दोनों में म्यूटेशन आ गया तो क्रिपल को हमारे पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, इसलिए इसका ग्रेडियंट हमें पीछे की तरफ देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आप म्यूटेशन केस भी साथ के साथ ध्यान में रखना। अब हमारा फोर्थ है नृप।
NRIP बेसिकली इसका ग्रेडियंट हमें थोड़ा सा एंटीरियर एक्सिस की तरफ देखने को मिलता है, बट मेजरली हमें इसका ग्रेडियंट पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ देखने को मिलता है, और ये मेनली पोस्टीरियर एक्सिस के सेगमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। टेलिनेस की बात करें तो ये टर्मिनल रीजन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, टर्मिनल बाउंड्रीज जो हम कह सकते हैं टर्मिनल सेगमेंट की फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा। मेनली इसका ग्रेडियंट हमें टर्मिनल एंड पर ही देखने को मिलता है। एंटीरियर एक्सिस में ये हंचबैक के साथ मिलकर काम करता है, पोस्टीरियर एक्सिस में टेलिनेस अपने टर्मिनल एंड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब देखिए इनका रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे मैंने कहा, गैप जीन का रेगुलेशन टोटली डिपेंड करता है मैटरनल इफेक्टर जीन के ग्रेडियंट पर। दूसरा, जैसे ही एक बार इनका ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद इनका जो ओवरलैपिंग एरिया डिसाइड करता है कि इनका एक्सप्रेशन कैसे होगा। जैसे अभी हमने बात करी, क्रूपल जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है हंचबैक, जियांट, नृप और टेलिनेस से। क्रूपल को नृप और टेलिनेस पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ नहीं बढ़ने देगा, हंचबैक और जियांट इंटीरियर एक्सिस की तरफ बढ़ने नहीं देगा, यानी कि ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को ही क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। ऑल्दो इस फ्लो चार्ट से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने क्या कहा, एंटीरियर एक्सिस में अगर मैटरनल हंचबैक का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, हमारे जियांट जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, क्योंकि हमने पहले देखा था जियांट का एक्सप्रेशन सेंटर कहाँ है, एंटीरियर एक्सिस वाला सेंटर किस पर डिपेंड कर रहा है, हंचबैक के एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। सो जियांट के एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा, है ना। वहीं मैटरनल कॉर्डल क्या करेगा, हमारा जियांट के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, बट किस एक्सिस में, पोस्टीरियर एक्सिस वाले सेंटर में। इसीलिए तुमने कहा था कि जियांट के दो एक्टिवेशन सेंटर होते हैं। इसका एक एक्टिवेशन सेंटर करता है एंटीरियर एक्सिस की तरफ, जिसको हंचबैक रेगुलेट करता है, दूसरा एक्टिवेशन सेंटर पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, जिसको कॉर्डल रेगुलेट करता है। इन शॉर्ट, जियांट का एक्सप्रेशन चाहे मैटरनल हंचबैक एक्सप्रेशन बढ़े तब भी हमारा जियांट का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, और कॉर्डल प्रोटीन का अगर एक्सप्रेशन बढ़ा तब भी जियांट का एक्सप्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर इसी के अपोजिट बात करें नृप के एक्सप्रेशन की, नृप हमने कहा था कि पोस्टीरियर एक्सिस पर प्रेजेंट है हमारा गैप जीन। अगर हंचबैक का एक्सप्रेशन बढ़ा, देखो हंचबैक का एक्सप्रेशन बढ़ा तो ये ग्रेडियंट हमारा यहां से शिफ्ट कर जाएगा इस रीजन की तरफ, है ना। अगर हंचबैक का एक्सप्रेशन बढ़ता चला गया तो ऑफकोर्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर ये शिफ्ट होगा तो इधर हमारा क्या था, नृप जीन था। नृप जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। इसलिए मैटरनल हंचबैक का एक्सप्रेशन अगर बढ़ता है तो नृप का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, डाउन रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, मैटरनल हंचबैक का अगर हमारा डाउन रेगुलेशन होता है तो क्रूपल का एक्सप्रेशन इनिशिएट होगा, जो हमने अभी बात करी। वैसे ही अगर हमारे पास टेलिनेस का एक्सप्रेशन बढ़ा तो टेलिनेस भी क्रूपल के एक्सप्रेशन को स्टॉप करेगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, टेलिनेस जो है उसके एक्सप्रेशन के लिए हमारा टोर्सो प्रोटीन काम करता है। टोर्सो भी आपने पढ़ा था ना, टर्मिनल मैटरनल इफेक्टर जीन्स थे ये, जो एक्रोन और टेल्सन रीजन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना। तो टोर्सो प्रोटीन टेलिनेस के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टेलिनेस का जो ग्रेडियंट है वो क्रूपल के ग्रेडियंट को पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ शिफ्ट नहीं होने देता, है ना। तो इस तरीके से इनका जो ओवरलैपिंग रीजन है वो एक दूसरे को रेगुलेट करता है। अब एक दो हमारे म्यूटेशन केस हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, मान लीजिए अगर हमने म्यूटेशन करा दिया किसमें, हंचबैक में, क्रूपल में और नृप में। देखो क्या होगा, क्रूपल का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेंटर में था 4 to 6 सेगमेंट में, हंचबैक का एंटीरियर एक्सिस की तरफ था, नृप का कहां था, पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, है ना। अगर इनमें म्यूटेशन हो गया तो याद कीजिए बचा क्या, जियांटी तो बच गया, और जियांट के तो एक्सप्रेशन सेंटर दोनों तरफ, एंटीरियर एक्सिस की तरफ और पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ। अब सोचिए इस वाले रीजन से हंचबैक चला गया, यहाँ पे क्रूपल था, क्रूपल चला गया, और इधर हमारा नृप का था तो इधर से नृप चला गया। तो देखो क्या होगा, यहां से हमारा जियांट फिर इधर स्प्रेड हो जाएगा, है ना। जियांट का जो एक्सप्रेशन है वो इधर स्प्रेड हो जाएगा, लाइक इधर भी वो आएगा, इधर भी वो आएगा, देन इधर भी वो आएगा, देन इधर भी, यानी कि पूरा का पूरा जो एम्ब्रॉय है उसमें हमें जियांट जीन दिखेगा, जियांट जीन का एक्सप्रेशन ही दिखेगा। ठीक है, दूसरा म्यूटेशन केस क्या है हमारा, एनी म्यूटेशन ऑफ द टेलिनेस एंड hunchback gene delete portion of the unsegmented termini of the embryo। हमने अभी बात करी थी कि टेलिनेस जीन हंचबैक के साथ मिलके हमारे टर्मिनल रीजन की फॉर्मेशन करता है। इनकेस अगर टेलिनेस या हंचबैक में म्यूटेशन हो गई तो ये जो टर्मिनल एंड बन रहे थे, ये टर्मिनल एंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो ये था हमारा गैप जीन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस।